ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु दिसंबर 2023 से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और 18 मई 2025 को वो राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वक्र चलते हैं या कहिए उल्टे चलते हैं या फिर कहिए वही उनकी सीधी चाल है, यानी कि सारे ग्रहों के विपरीत चलते हैं राहु और केतु। इसीलिए ये हर ग्रह से या बाकी जो 7 ग्रह हैं उनसे थोड़े से हटके इनको एक श्रेणी मिली है। इनको छाया ग्रह कहा जाता है। नवग्रहों में से इन दोनों ग्रहों को, राहु और केतु को, छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। यानी कि ये कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना महत्व है कि इनको नवग्रहों में स्थान मिला है। ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि राहु केतु तो कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है, तो उनको ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लैनेट जो शब्द है और ग्रह जो शब्द है उसमें बहुत फर्क है। यही गलती करते हैं हम लोग। हम ना इंग्लिश समझते हैं ढंग से, ना संस्कृत समझते हैं, और जब अनुवाद करते हैं तो हिंदी भी गलत कर देते हैं। ग्रह जो शब्द है उसका अर्थ ये होता है कि जो चीज़ ग्रहित करती है, ग्रसित करती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए राहु और केतु को ग्रह माना गया है। और ऐसा नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों को नहीं पता था कि ये फिजिकल एंटिटीज नहीं है, इसीलिए उनको छाया ग्रह कहा गया है। वो खुद शास्त्र कहते हैं कि ये छाया ग्रह है। अगर हम प्लेनेट की ही परिभाषा से चलें तो शायद सूर्य जो कि एक स्टार है और चंद्रमा जो कि एक सैटेलाइट है, उनको भी नहीं मिलना चाहिए नवग्रहों में स्थान। पर जैसा मैंने कहा, ग्रह का जो अर्थ है संस्कृत में वो है कि वो जो ऐसी कोई चीज़ जो हम पर प्रभाव डालती है, ग्रहित करती है, ग्रसित करती है, उसको ग्रह माना गया है। इसलिए राहु केतु को भी नवग्रह में पूरा का पूरा एक स्थान मिला है और बहुत बड़ा स्थान मिला है। राहु को अगर कलयुग का राजा कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। नवग्रहों में तो जो राजा हैं वो सूर्य है, लेकिन आज के टाइम में कलयुग के अगर कोई राजा है तो वो राहु ही है। आप राहु की शक्ति इस बात से समझ सकते हैं कि जो नवग्रहों के राजा हैं यानी कि सूर्य, उन पर भी जो ग्रहण लगा सकता है वो राहु ही है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अगर नवग्रहों में कोई है तो वो राहु ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, आज के टाइम में अगर सबसे कोई प्रभावशाली ग्रह है वो राहु ही है। किसी भी चीज़ को देख लीजिए जो आज चल रही है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इंटरनेट कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, डिप्लोमेसी कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, एक्टिंग कह लीजिए, दिखावा कह लीजिए, पावर कह लीजिए, ये सब राहु के ही अधीन आती है। जो रियल पावर, जो ऐसी पावर जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, वो राहु के ही अधीन है। इसीलिए राहु का महत्व बहुत बढ़ जाता है। शास्त्रों में स्पेशली जो बहुत क्लासिक्स हैं, पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातकम, इवन फलदीपिका आदि जो बाद में भी आए हैं, उसमें राहु केतु का वर्णन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और जितना है अधिकतम नेगेटिव ही है, जो कि गलत है। क्योंकि अब वो जब लिखे गए थे शास्त्र तो राहु केतु का उतना महत्व नहीं था। केतु का फिर भी उल्लेख कई जगह पे है कि वो मोक्ष कारक है, ये है, वो है, लेकिन राहु को फिर भी हर जगह नेगेटिव ही कहा गया है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे राहु की प्रबलता आगे बढ़ती गई, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे तो राहु और स्ट्रांग होते गए। जो टेक्नोलॉजी है ओवरऑल मैक्रो लेवल पर, वो राहु के अधीन है। जब उसमें हम डीप में जाते हैं, कंप्यूटर साइंसेस हो गया, आईटी हो गया, एआई हो गया, जहाँ पे एकदम सूक्ष्मता में जाना पड़ता है, वहाँ पे केतु है। पर एट अ मैक्रो लेवल, लार्ज लेवल, टेक्नोलॉजी राहु के अधीन है। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, राहु की प्रबलता बढ़ती गई, इंटरनेट आता गया, राहु की प्रबलता बढ़ती गई। इसलिए आज के टाइम में राहु सबसे प्रबल ग्रह है। आज के टाइम में इंटरनेट के बिना क्या हो सकता है? बल्कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, पर अधिकतम कार्य हमारे इंटरनेट पे ही बेस्ड हैं। वो घर में सब्जियां मंगाना हो, सामान मंगाना हो, ऑर्डर करना हो, बिल देना हो, ट्रांजैक्शंस हो, कुछ टाइम के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है तो सबकी सांसें अटक जाती हैं। तो इसीलिए राहु की प्रबलता बहुत है, क्योंकि जो इंटरनेट है ये राहु के अधीन है। सोशल मीडिया, जो भी टेक्निकल बदलाव आते हैं वो राहु के अधीन है। और जो चीज़ें आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी हैं, बदल रही हैं, वो भी राहु, जो बदलाव आते हैं वो राहु के अधीन है। इसलिए जैसा मैंने कहा, राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु केवल सर है, इसलिए राहु दिमाग भी है, राहु बुद्धिमता भी है।
किसी भी शास्त्र ने राहु को ये नहीं कहा कि वो बुद्धिमान नहीं है। जहाँ पे उल्लेख आता है तो बुद्धि आती है। राहु बहुत बुद्धिमान है, राहु के पास इंट्यूशन है। स्वरभानु राक्षस था, उसको ही पता चला कि हाँ अमृत दूसरी साइड हो सकता है, वो बुद्धिमता उसके अंदर थी, इसलिए राहु के अंदर भी बहुत बुद्धिमता है, केवल सर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहु अगर असुर है तो उसके पास कोई वर देने की शक्ति नहीं। अगर आप कभी भी राहु महाराज की मूर्ति देखेंगे, जब भी राहु देवता की पूजा होती है तो केवल सर की नहीं, जो मूर्ति का उनका स्वरूप दिया गया है वो पूरी उनके धड़ के साथ ही है। उसी प्रकार से उनकी पूजा होती है। वरद मुद्रा है उनकी, यानी कि वो भी पूरा का पूरा आशीर्वाद दे सकते हैं। और भौतिक रूप से अगर कोई ग्रह सबसे तेज आपको वरदान दे सकता है मेटलिस्टिक वे में, वो राहु ही है। शुक्र भी है, लेकिन मैंने कहा ना, राहु जिस इंटेंसिटी से देते हैं कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु एक्सपेंशन है बट बियॉन्ड लिमिट्स। राहु जब देने पे आते हैं तो कोई लिमिट होती ही नहीं। व्यक्ति खुद नहीं सोचता कि उसको इतना अच्छा प्राप्त हो सकता है, ऐसी चीजें राहु प्राप्त करवाते हैं। तो राहु की प्रबलता बहुत है। रातों रात जो ग्रह व्यक्ति को एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है वो राहु ही है। लेकिन हाँ, ये भी एक सत्यता है कि कभी कभी राहु की जो सडन पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा आता है वो बचाना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं रातों रात बहुत पॉपुलर हुए लेकिन 6 महीने बाद उनको कोई पूछता भी नहीं। तो वहाँ पे कुंडली काम आती है कि कुंडली अगर अच्छी है तो वो सस्टेन होता है, नहीं है अच्छी तो फिर सस्टेन नहीं हो पाती चीज़ें। राहु अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं, राहु इमेजिनेशन है, राहु इंट्यूशन है। अगर मैं थोड़ा सा उनके कारकत्वों की बात करूं तो इसके साथ साथ एविएशन सेक्टर, इंटरनेट जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इन्फेक्शंस, बड़े बड़े इन्फेक्शन जो होते हैं कंट्री वाइड होते हैं, नेशन वाइड, दुनिया भर में। कई लोगों ने विवेचना भी करी थी जब कोरोना आया था कि राहु केतु के कारण। अब कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ, किसी ज्योतिष ने कहाँ बताया था, तो आप कुछ लोग देखते ही नहीं है। मेरे खुद के चैनल पे, जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, केवल मैंने ही बोला था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। बहुत पुराना वीडियो है, किसी को देखना हो तो जाके बोल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि वो उसमें भी मैंने राहु केतु का उपयोग किया था। तो राहु केतु इन्फेक्शंस के कारक है, लालच के कारक हैं। राहु स्पेशली, केतु की बात नहीं कर रहा, राहु इन्फेक्शन के कारक, लालच के कारक, सडन चीज़ों के कारक हैं, माया के कारक। सबसे बड़े माया के कारक अगर कोई है तो राहु ही है। राहु की प्रबलता बहुत है, जैसे मैंने कहा। और राहु की 2 दृष्टियां भी हैं। उनकी एक 5वीं दृष्टि है और एक उनकी 9वीं दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके 10वें भाव पर और 9वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके धन स्थान पर। राहु केतु की राशियां हैं नहीं, ये विवादास्पद टॉपिक है ज्योतिष का। ज्योतिष में कई ऐसी चीज़ें हैं जो विवादास्पद है। कुछ ज्योतिष के विद्वान हैं उनके अलग मत हो सकते हैं इसमें। मेरे हिसाब से राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। इवन शास्त्रों में बहुत उल्लेख नहीं है, बाद में कुछ लोगों ने वर्णन किया है और उसमें भी बहुत विरोधाभास है। कहीं पे उच्च की राशि कुछ लिखी है, स्वराशि कुछ लिखी है, क्योंकि राहु केतु अलग प्रकार के ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी कोई राशियां नहीं होती, बल्कि इनकी खासियत ये है कि जहां बैठते हैं उस भाव को हर लेते हैं। आपकी कुंडली में भी देखिए, राहु केतु जिस भावों में होंगे उन भावों का स्वामित्व ले लेंगे, और गोचर में भी जिस भाव में जा रहे हैं उसका स्वामित्व ले लेंगे। इसके साथ ही शनि महाराज जो अभी आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि राहु उन्हीं की राशि में है, कुंभ में, तो राहु पर शनि का प्रभाव भी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये राहु का गोचर। इसको एक सुनियोजित तरीके से आपके सामने रख सकूं, क्योंकि एक बड़ा गोचर है, 18 महीने का गोचर है, लाइफ चेंजिंग। राहु केतु बृहस्पति शनि, ये लाइफ चेंजिंग प्लैनेट्स का गोचर होता है और बहुत डिफाइनिंग गोचर होते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा विस्तार में जाता हूँ ताकि एक मैक्रो लेवल पर गाइडेंस मिल पाए। बाकी तो मासिक राशि वलादी में सब जो चेंज होता है या बाकी चीज़ें बदलती है वो बताता ही रहता हूँ, लेकिन एक मैक्रो लेवल पर गाइडेंस मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी विस्तृत वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ, इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर करियर आदि पर थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण करूँगा, क्योंकि कई चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी। फिर नेगेटिव, फिर सेहत और फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं आपको सूट करता या नहीं पता चलता आपको,
तो जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राहु महाराज के राशि परिवर्तन के वीडियो का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट, राहु छठे भाव में, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है राहु की। हर ग्रह की अलग अलग जगहों पर लिखा गया है कि वो यहाँ पे बहुत, ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं अच्छा या बुरा प्रभाव देते, पर होता है ना कि कुछ कुछ भाव होते हैं जहाँ पे वो श्रेष्ठतम रिजल्ट देते हैं, उनमें से एक छठा भाव है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे राहु बहुत बली हो जाते हैं। हर शास्त्र ने राहु का जो छठे भाव में प्रभाव बताया वो बहुत अच्छा, और कुछ कुछ शास्त्र तो यहाँ पर राहु को मंगल के समान बली कहते हैं, और मंगल भी छठे घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अधिकतम आप लोग देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाते हैं, फोर्सेस में होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनका छठा भाव बहुत स्ट्रांग होता है। जो भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा लोगों को पार कर कर आपको ऊपर निकलना पड़ता है, उनका छठा भाव बहुत बली होता है, क्योंकि बिना लोगों को हराए अगर ऊपर निकलना है तो पॉसिबल होता नहीं आज के टाइम में। स्पेशली अगर आप कुछ फील्ड में हैं, ऐसी मैं कहा पॉलिटिक्स हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो वहाँ पे छठा घर का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे राहु जब है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मैंने कहा ना, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन है। तीसरा पॉइंट, ये उपचय भाव है। उपचय भाव जीवन को आगे बढ़ाता है गति के साथ, और राहु भी आगे बढ़ाने वाला ग्रह है, और वो भी बहुत तेज गति के साथ। तो जो ग्रोथ रेट है आपका, प्रोग्रेस रेट है आपका, बहुत बढ़ने वाला है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये जो छठा भाव है ये थोड़ा सा स्ट्रगल्स का भी होता है, प्रॉब्लम्स का भी होता है। तो जब राहु यहाँ पे आएंगे तो आपकी कई प्रकार की प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी, आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कैसे? बाय हुक या बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, वो राहु है, तो अपने कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में बहुत मेजर चेंज आने वाला है। आऊँगा मैं करियर पे अलग से, क्योंकि 10वें भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो करियर में बहुत मेजर चेंज आने वाला है। छठा पॉइंट, छठे घर के राहु अत्यंत अत्यंत व्यक्ति को पराक्रमी, पराक्रमी तो शायद गलत शब्द है, कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस उसका होता है, आत्मविश्वास, बहुत पराक्रमी भी बनाते ही हैं, लेकिन आऊँगा उस पर अलग से, लेकिन आत्मविश्वास से भर देते हैं। आप देखेंगे, अब देखिए क्या है ना कि केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, तो कुछ लोगों का आत्मविश्वास कम हुआ होगा, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन तो कराते ही हैं, लेकिन सेल्फ डाउट भी दे सकते हैं। अब वो प्रभाव कम होगा, क्योंकि राहु छठे घर में आएंगे, तो कॉन्फिडेंस कई लोगों का जो कम हो गया था वो अवश्य बढ़ना शुरू होगा, और कई लोगों को ऑलरेडी अनुभव हो रहा होगा। सातवां पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, शत्रुहंता। स्पेशली कई शास्त्रों ने कहा है, मेरा भी मानना है, मैंने देखा भी है कि छठे घर के राहु शत्रुओं का सफाया कर देते, शत्रुहंता लिखा गया है। अब ऐसा नहीं कि आप मार ही देंगे उनको, लेकिन एक प्रकार से किसी भी तरीके से अपने शत्रुओं को आप खत्म करना शुरू कर देंगे। आठवां पॉइंट, राहु क्या है? डिप्लोमेसी है। राहु बहुत बड़े, जिनका राहु बहुत प्रबल होता है ना, उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। वो जो चालाकी है ना, वो हर व्यक्ति को नहीं आती। कई लोग आपने देखे होंगे, हर व्यक्ति के साथ वो अलग अलग से बिहेव करते हैं। उनको पता है कि किसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है। वो हर व्यक्ति की, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो तो आगे चला गया ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, या फिर वो चाटुकारिता की तरह के कारण आगे चला गया। हाँ, हो सकता है गया हो, गई हो, लेकिन वो भी तो एक कला है। क्या वो सबको आती है? नहीं आती। कई लोग बहुत निपुण होते हैं उसमें। तो ये कला भी जो है वो राहु के पास ही है। मैंने कहा हर व्यक्ति के बस की नहीं होती है सब चीज़ें करना, लेकिन वो कला राहु के पास है, और अवश्य उससे बहुत आगे निकल पाएंगे। छठा जो भाव है वो, जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेसी का है, राहु डिप्लोमेसी के कारक है। छठा भाव आपके स्ट्रगल्स और एनिमीज का है। आप देखेंगे कई स्ट्रगल्स और कई एनिमीज को आप डिप्लोमेसी से ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। नवा पॉइंट, राहु क्या है? चालाक ग्रह है, बहुत चालाक ग्रह है। और छठा भाव प्रॉब्लम्स का है। जैसे मैंने कहा, आप अपनी चालाकी से प्रॉब्लम से भी कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल लेंगे। ये राहु की प्रबलता होती है। मैंने कहा ना कि राहु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो आप देखेंगे जो इससे पहले आपको प्रॉब्लम दिख रही थी, अपनी बुद्धिमत्ता से आप उस प्रॉब्लम से भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है राहु का ये गोचर आपके लिए। चलते हैं 10वें केंद्र बिंदु की तरफ। ये कंडीशनल है, क्यों मैं बताऊंगा। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु राहु रोग हरणम कहा गया है नाड़ी शास्त्र में, नाड़ी ज्योतिष में। कई ऐसी नाड़ी की पुस्तकें हैं जिनमें राहु को रोग हरणम कहा गया है। साउथ इंडिया में बहुत उपयोग होता है, तमिल बहुत नाड़ी की पुस्तकें हैं, क्योंकि जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें गोचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने भी जो बहुत ज़्यादा स्टडी गोचर की करी है वो नाड़ी ग्रंथों से बहुत मैंने पढ़ी है। तो और मैं उसको यूज़ भी करता हूँ बहुत। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर ज्योतिष है, हाँ सबकी अपनी अपनी विवेचना है, हमको नाम दे देते हैं लेकिन सब कुछ ज्योतिष में ही आता है। ऐसा नहीं कि नाड़ी ज्योतिष कोई बहुत अलग चीज़ है, वो भी उनके थोड़े से अलग अलग रूल्स और पैरामीटर्स हैं। खैर वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन राहु जो है रोग हरणम उनको कहा जाता है। तो छठे घर में जब राहु आते हैं, ये कंडीशनल है क्यों मैं बताऊँगा, लेकिन अच्छा किस लिए है कि कुछ लोगों का अगर निवारण नहीं हो रहा था किसी रोग का तो उसका डायग्नोसिस भी अच्छा होगा, इलाज भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राहु कोई रोग नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई पुराना रोग जो नहीं जिससे आप निपट पा रहे थे उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। 11वां पॉइंट, पैसों में बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि पैसों का जो सोर्स है आपका, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, करियर हो या बिजनेस हो। अगला पॉइंट 12वां पॉइंट, राहु क्या है कि फॉरेन है राहु और ये अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पे करियर में विदेश से लाभ या विदेश से कुछ संबंध बनता हुआ दिख रहा है। आऊँगा जब मैं करियर पे अलग से आऊँगा। 13वां पॉइंट, ऋण मुक्त, ये विशेषता है राहु की। छठे घर में अगर आते हैं तो ऋण मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण था कि 1.5 साल, डिपेंड करता है कितना था, और दशांतरशा अगर थोड़ी सी अच्छी है, बृहस्पति की है, अच्छे मंगल की है, या इवन अच्छे राहु की है, तो यहाँ पे बहुत हद तक आपका जो ऋण है वो चुकता हो सकता है। 14वां पॉइंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, संकल्प शक्ति। राहु से एम्बिशियस कोई ग्रह नहीं है। ये एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, क्योंकि जितना मैंने देखा है हाईली एम्बिशियस लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि ना उनको पता नहीं होता रुकना कहाँ पे है। पर फिर भी क्योंकि एम्बिशियस और छठा भाव है तो संकल्प शक्ति अलग ही लेवल पर जाएगी, और जिसकी संकल्प शक्ति बढ़ गई वो कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेता। संकल्पवान ही नहीं है तो क्या करेंगे आप, एक संकल्प तो होना चाहिए ना। इसलिए हमेशा एक एम ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, रास्ते में बहुत उथल पुथल आएगी, लेकिन अगर आपके पास एक एम या ऑब्जेक्टिव है तो तभी आप पहुंच पाएंगे। कई लोगों के पास कुछ होता ही नहीं, संकल्प ही नहीं होता तो कहाँ बढ़ेंगे। 15वां पॉइंट, एंथुजियाज्म, बहुत उत्साहित करते हैं राहु। राहु छठे घर के व्यक्ति के अंदर हर चीज़ को लेकर ना उत्साह बढ़ जाता है। अच्छा भी आपके लिए क्यों ना, केतु लग्न में थे तो कई लोगों का उत्साह भी कम हो गया होगा। आपने से देखा होगा कई लोगों ने लोगों से मिलना कम कर दिया होगा, बाहर जाना कम कर दिया होगा, आध्यात्मिक बने होंगे। यूजली क्या है, दोनों अलग मार्ग है, अध्यात्म और भौतिक। बहुत मुश्किल होता है इनको बैलेंस करना। जो कर लिया जिसने वो तो सबसे सुखी है, पर अधिकतम क्या होता है, या तो हम भौतिकता की तरफ भागते हैं या फिर आध्यात्मिकता की तरफ भागते हैं। उनको मेरे हिसाब से आज के टाइम में बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति कर लेता है सबसे सुखी है, क्योंकि क्या है ना, हम कलयुग में जी रहे हैं, पूरा भी आध्यात्मिक। हाँ, या तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज एक टांग दुनिया में भी है, भौतिकता में भी है, फिर कोशिश करें आध्यात्मिकता और एकदम झूल रहे हैं बीच में, तो कभी कभी लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जो व्यक्ति दोनों को बैलेंस कर सकता है ना, आज के टाइम में सबसे सुखी और सबसे खुश वही रह सकता है। तो यहाँ पे आपके अंदर एंथुजियाज्म अलग ही लेवल का जाने वाला है, हर चीज़ को लेकर। केतु निकल जाएंगे, उसी टॉपिक पे था मैं, तो एंथुजियाज्म अब बढ़ेगा आपका। 16वां पॉइंट, आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने कहा ना केतु लग्न में थे, कई लोगों को रोगों ने भी तंग किया होगा। जब रोग तंग करते हैं तो क्या होता है, हम चीज़ों को बदलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। वो एक विल होती है ना, विल पावर कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो विल पावर बढ़ेगी, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। 17वां पॉइंट, आप बहुत कुछ सीखेंगे। छठा भाव भी स्किल्स का एक भाव होता है। तीसरा भाव ओवरऑल स्किल्स है, छठा भाव टेक्निकल स्किल्स से लेकर मैनुअल स्किल्स से लेकर प्रैक्टिकल स्किल्स दर्शाता है। बहुत कुछ सीख पाएंगे। और वैसे मैंने अभी टेक्निकल स्किल्स की बात ही करी, 18वां पॉइंट यही है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप लेट्स से कि एज बढ़ रही है आपकी और आप ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं आता, ये तो नई चीज़ें हैं, मैं नहीं सीखूंगा या नहीं सीखूंगी, आप पीछे रह जाएंगे। जो टेक्निकल
फील्ड में काम करते हैं, आप उनसे पूछिए वंस दे क्रॉस 35-40 कितना कंपटीशन और कितना आए दिन तलवार अटकती पूरा मंडराती रहती है कि कब जॉब चली जाएगी, कब जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नए जो बच्चे आते हैं वो स्किल्स के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे कितनी कम सैलरी पर उनको हायर करा जा सकता है। कोई भी जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, भले ही 2.5 लाख का पैकेज हो, लेकिन इफ़ यू आर 35 अबव 40 अबव, इनको हमेशा एक डर रहता है कि भाई कल जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को बहुत चेंज करते रहता है, अपने आप को बहुत बदलाव अपने अंदर लाता रहता है, तो उनके लिए अवश्य यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपने आप को बदल पाएंगे और करियर में और एनहेंसमेंट, टेक्निकल फील्ड में स्पेशली जो लोग काम करते हैं उनको बहुत एनहेंसमेंट मिलेगी। 19वां पॉइंट, कोई लीगल केस चल रहा था उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। 20वां पॉइंट, राहु क्या है ना, तमस है, तामसिक एनर्जी है। ये कहना कि तमस बुरा है बहुत गलत बात है। समझना पड़ता है सत्व, रजस और तमस, इन तीनों चीज़ों का अपना तत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है। बिना तमस के भी नहीं हो पाता। तमस क्या है? एक ऊर्जा है। इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड बहुत खराब है, बट इफ़ यूटिलाइज्ड बड़े बड़े काम कर सकती है। तो ये छठे भाव के राहु आपको, जो क्योंकि तामसिक ग्रह हैं, तो अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करके, अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्सेस, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करके बहुत बड़े कामों को करने पर हेल्प करेंगे और आपके जीवन को अलग लेवल पर लेके जाएंगे। 21वां पॉइंट, आप अपने हेल्थ पर बहुत फोकस करना शुरू कर देंगे। छठे घर के राहु का प्रभाव है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रकार से देते हैं। क्या करेंगे ना, शुरू में आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम देंगे अचानक से, और फिर व्यक्ति को रियलाइजेशन होगा कि हाँ अब तो कुछ करना पड़ेगा। आप देखेंगे शुरू के 3-4 महीने कोई ना कोई हेल्थ केयर आएगा आपको। हो सकता है लिवर में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आ जाए, मैं आऊँगा रोग पर। लेकिन इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा ना, कि व्यक्ति फिर इसको सीरियसली लेकर, यूजुअली होता है हमारे साथ, जब तक हमारे साथ कुछ बड़ा नहीं होता ना, कुछ लोग तो खैर बहुत डिसिप्लिन होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि उनको ना एक वो मोमेंट चाहिए होता है कि हाँ भाई अब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब नहीं तो गया है, तो वहाँ से फिर कुछ लोग बदलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा हो आपके साथ जिससे आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो जाए। 21वां पॉइंट, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, जो मानसिक क्षमता और दक्षता है, बहुत बढ़ने वाली है। और अवश्य जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पर हाई है वो आगे बढ़ता ही है। चलते हैं 22वें पॉइंट की तरफ। छठे घर के राहु धनी बनाते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपकी जो धन है, धन की क्षमता और लेवल है, सब कुछ बढ़ने वाला है। 23वां पॉइंट, रेपुटेशन, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है कि आप बना सकते हैं राहु, लेकिन कहाँ पर, मे भी शायद पर्सनल लाइफ में मैं नहीं कहूँगा इतना, लेकिन वर्क एरिया में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनने वाली है। 24वां पॉइंट, अपने शत्रुओं से भी लाभ लेना, ये राहु की विशेषता होती है। तो आप देखेंगे, मैंने कहा शत्रु हंता है, लेकिन राहु की एबिलिटी इतनी होती है कि अपने शत्रु को भी अपनी साइड करके उनसे लाभ ले लेता है। ये प्रबलता भी राहु के पास ही है। 25वां पॉइंट, कार्य क्षेत्र में आपकी ओवरऑल नॉलेज बहुत बढ़ेगी, क्योंकि छठा भाव है ना, करियर का एक भाव होता है। ये हमेशा कहता हूँ 2, 6, 10 करियर के एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। स्पेशली 10वां तो होता ही करियर का ही है, लेकिन उससे जो त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण, तीनों की अपनी विशेषता, लेकिन छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के लिए। 26वां पॉइंट, वाक्य पटुता, ये भी राहु की विशेषता है, क्योंकि दूसरे भाव से पंचम में है, वाणी के स्थान से, और उसको देख भी रहे हैं, एक वो कारण भी है। और छठे घर के राहु को भी, क्योंकि डिप्लोमेट है ना, तो जो डिप्लोमेट है वो वाणी का उपयोग तो करेगा ही। आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी डिप्लोमेसियाँ चलती हैं वो बातों से ही चलती है। बड़े बड़े युद्ध बातों से रुके हैं, बड़ी बड़ी वॉर्स बातों से रुके हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बातों से सॉल्व होते हैं अंततः। तो यहाँ पे वाक्य पटुता की बहुत विशेषता होती है, वो बढ़ने वाली है। अगला पॉइंट 27वां पॉइंट, सोशल सर्विस। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कि छठे घर के राहु व्यक्ति सोशल सर्विस में बहुत इन्वॉल्व होता है, पर डंका नहीं बजाता। कुछ लोग होते हैं 100 रुपये का दान करते हैं और गिनाते 10,000 हैं, और कुछ लोग होते हैं लाखों का दान कर देते हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगने देते। वो राहु है, छठे घर के राहु। हर जगह के राहु नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के जैसे 11वें में राहु है, लग्न में राहु है, वो फिर दिखावा भी करेंगे। अगर वो कुछ देंगे तो बहुत दिखावा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होंगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसका ढिंडोरा भी नहीं पीटेंगे। अच्छी चीज़ है ये। 28वां पॉइंट,
देखिए राहु क्या है ना कि मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा पहले ही मेंशन किया था, राहु एक डिमोनिक ग्रह है, असुर ग्रह है। छठा भाव इज नॉट एन ईजी भाव, लेकिन ये एक ऐसा भाव है जो राजयोग देता है। मैंने ये चीज़ एक किसी वीडियो में देखी, और आजकल मैं क्या देखता हूँ ना कि कभी कभी मेरी चीज़ों को लोग बहुत रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे हूँ नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आऊँ अगर समय मिलता है तो। मैंने एक चीज़ बताई थी कि छठे भाव को राजयोग कहा जाता है, राजयोग देने वाला भाव है। और वही चीज़ मैं कई बार देखता हूँ कि आजकल लोग उसी तरह से जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही डालना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन कौन देखता है। खैर छठा भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग गिविंग भाव है, क्योंकि वो नवम भाव से यानी कि कर्म भाव से भाग्य का स्थान बनता है, और भाग्य स्थान से कर्म स्थान बनता है। यूनिक है ये ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अपने बल पर राजयोग दे सकता है। कई जगह तो भाग्य का साथ आता है, लेकिन यहाँ पे भाग्य और कर्म दोनों से ही अच्छा स्थान बन रहा है। और छठा भाव यानी कि आपका अपना परिश्रम, पराक्रम, बल, शौर्य। तो जब यहाँ पे राहु आ गए ना, तो आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर कर राजयोग का लाभ उठा पाएंगे। ये वो टाइम है जब आप सोचेंगे एक एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना, और करिएगा भी मत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है ये कन्या के लिए। 29वां पॉइंट थोड़ा सा मैंने पहले ही मेंशन किया था, राहु छठे घर के व्यक्ति को बहुत हाईली एम्बिशियस बनाते हैं। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ रुकना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं बहुत हाईली एम्बिशियस हैं, बहुत कुछ अचीव भी किया है, लेकिन खुशी नहीं है मन में। तो आई थिंक बैलेंस अपने जीवन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो बहुत हाईली एम्बिशियस थे, मैं ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाऊँगा। एक एज के बाद उनसे बात होती रहती है आज भी, बहुत पुराने मेरे क्लाइंट हैं, बहुत पैसा कमाए, लेकिन आज अकेले हैं, बहुत कोई है नहीं साथ में। तो कहते मैं क्या करूँगा इस पैसे का, इतना पैसा है मेरे पास, कोई जब मैं एम्बिशियस इतना था, मैं लोगों को अपनों से दूर होना शुरू हो गया, दोस्तों से नहीं बात करी, रिश्तेदारों को से बात नहीं करी, केवल पैसा पैसा, काम काम काम। आज बहुत पैसा है वो, लेकिन क्या करूं उस पैसे का। एक लिमिट के बाद आप क्या कर सकते हैं पैसे का। आप मर्सिडीज की जगह में भी कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले लें, फरारी ले लें, आप 3 BH को छोड़कर एक पेंट हाउस ले लें, पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब जीवन में कोई खुशियाँ ही नहीं। तो ये हाईली एम्बिशियस होना भी कभी कभी नेगेटिव होता है, पर हाँ अभी हम केवल अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एम्बिशियस आपको बहुत राहु बनाने वाले हैं। 30वां पॉइंट, आप हर चीज़ पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बहुत साइलेंटली काम करेंगे। और जो व्यक्ति डंका नहीं बजाता ना, या फिर ये ढिंडोरा नहीं पीटता, कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, अरे इंटरव्यू हो गया मेरा, अब तो पक्का है, सब अच्छा भी गया होगा, लेकिन वहीं पे कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, फिर कहते हैं कि नज़र लग गई। तो मेरे हिसाब से जब कुछ बड़ा कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा छुपा के ही रखना चाहिए। 31वां पॉइंट, बल बुद्धि पराक्रम सब बढ़ने वाली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 32वां पॉइंट, राहु ज्ञान भी देते हैं, लेकिन छठा भाव है, राहु है, टेक्निकल, प्रैक्टिकल और अनकन्वेंशनल ज्ञान। बहुत ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे ना जो आप अपने जीवन के कई एरियाज में अप्लाई कर पाए। राहु इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज, आज की नॉलेज, समय के साथ बदलती नॉलेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 33वां पॉइंट, राजा सा मान्य। अर्थ क्या है, आपको मे भी शायद आप टॉप पोस्ट जगह पर ना पहुंच पाए, लेकिन आपकी अथॉरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोअर पोस्ट पे होते हुए भी लोगों को ऑर्डर दे पाएंगे। कुछ लोगों का अगर समय बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि राहु की ही दशा चल रही है, सूर्य की चल रही है जो अच्छे हैं बहुत कुंडली में, तो बहुत टॉप मोस्ट पोजिशन पे भी पहुंच सकते हैं आप अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर लेट्स से कि बहुत ऊपर नहीं पहुंचे तो अथॉरिटी आपको बहुत दे दी जाएगी। चलते हैं 34वें पॉइंट की तरफ। छठे घर के राहु जीवन के हर भोग का आनंद दिलवाते हैं, यानी कि लग्जरीज हो, भोग की चीज़ें हो। थोड़ा सा ये है कि इनिशियली जब लग्जरीज की बातें हम करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है बाकी जगहों के कंपैरेटिवली। जैसे 11वें घर के राहु तो व्यक्ति को एकदम लग्जरीज दिला देते हैं, लग्न का राहु हो, दूसरे घर का राहु हो, चौथे घर का राहु। छठे घर में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन प्राप्त करेंगे सब कुछ। 35वां पॉइंट, भाग्यवान। छठे घर के राहु व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, अपने परिश्रम का उसको लाभ मिलता ही है। 36वां पॉइंट, राहु पंचम से दूसरे में है, ये सीधा इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स के आइडियाज़, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत प्रैक्टिकल होगी। 37वां पॉइंट, राहु सप्तम से 12वें में है, कि बिजनेस में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट 38वां पॉइंट, राहु अष्टम से 11वें में है,
ये सीधा इंडिकेट करता है कि सडन बिग मनी, अचानक से बड़े धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, राहु नवम से 10वें में है। आपके पिताजी को करियर में प्रमोशन या उनको कोई बहुत बड़ा लाभ या उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। 41वां पॉइंट, राहु तीसरे भाव से चौथे में है, यानी कि प्रैक्टिकल ग्रोथ और स्किल्स यूटिलाइजेशन दोनों मिलकर आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। 42nd पॉइंट, राहु 11वें भाव से अष्टम में है, यानी कि सडन मॉनेटरी गेन्स विद न्यू इनकम सोर्सेस। 43rd पॉइंट, राहु 12वें से राहु 12वें से सप्तम भाव में है, यानी कि क्योंकि किसी भाव से सप्तम भाव उसकी पूर्णता दिखाता है, तो आपके कुछ विदेश के काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि मैं केतु की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, पर 12वें घर के जो केतु होते हैं ना, कभी कभी विदेश संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा विघ्न ला सकते हैं। पर ठीक है, मे भी शायद 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाए, लेकिन कई आपके जो कार्य हैं विदेश संबंधित वो पूरे हो सकते हैं। 44th पॉइंट, अगला पॉइंट, राहु चौथे भाव से तीसरे भाव में बैठे हैं। ये आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू अगर चल रहा था उसको सॉल्व करवाएंगे, और इसके साथ ही कोई फॉरेन ट्रिप आपका अगर अटक रहा था वो पूरा करवा सकते हैं। और फैमिली के साथ अगर आप फॉरेन में जाना चाहते थे उसके लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं राहु पर शनि के प्रभाव की। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राहु शनि की राशि में है, और राहु केतु की विशेषता ये होती है कि जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी का भी प्रभाव लेते हैं और उन पर भी प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं तो हम राहु पर ही शनि के प्रभाव की बात करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है जब ये राहु केतु की वीडियोस पूरा हो जाए तो मे बी नेक्स्ट महीने मैं एक संयुक्त राहु केतु बृहस्पति शनिदेव की वीडियो बनाऊंगा। उसमें शनिदेव पर राहु का क्या प्रभाव है उसकी भी चर्चा मैं करने का प्रयास करूँगा। खैर, तब तक राहु छठे घर में है और शनि के प्रभाव में। शनि कहाँ के स्वामी है? शनि पंचम और छठे घर के स्वामी हैं और सप्तम में बैठे हैं। ये सबसे पहला इंडिकेशन है, क्योंकि सप्तम का प्रभाव है। अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा था तो उसको सॉल्व करने में सॉल्व करने में मदद प्राप्त होगी। कई बार होता है कि लोग डाइवोर्स केसेस अप्लाई कर देते हैं, फिर वो ख़त्म ही नहीं होते और बहुत परेशान हो जाते, दोनों ही पार्टीज परेशान हो जाती है। ये वो टाइम है जब अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा था उसको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। कोई बिजनेस में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि शनि पंचमेश है, राहु छठे घर में बैठे हैं, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, शनि का प्रभाव लेकर राहु छठे घर में बैठे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 शुभ है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि पंचम छठे भाव का स्वामित्व है शनि के पास, वो खुद 7वें घर में बैठे हैं, यानी कि आपका एक पब्लिक इमेज भी थोड़ा सा बदलेगा। और क्योंकि सप्तम भाव जो है वो विवाह का होता है, तो इवन अगर आपके विवाह में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रहा, विवाह यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा था, उस संबंध में आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को सेटल डाउन, ये उनके लिए स्पेशली है कि जिनका अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है, कास्ट अलग है, बैकग्राउंड बहुत अलग है, कभी कभी धार्मिक भी अलग होता है। तो अगर उस प्रकार का आपका रिलेशनशिप है ना जिसमें चीज़ें बहुत अलग हैं और आपको अपनी फैमिली का एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, तो उस संबंध में आप आगे बढ़ सकते हैं। शनि सप्तम में है जो रिकॉग्निशन का भाव है, राहु छठे घर में है जो करियर का भाव है, और शनि 5वें घर के स्वामी हैं जो 10वें से अष्टम है, यानी कि सडन आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं जिसके साथ आपको प्रमोशन भी मिलेगी। तो इस शनि का प्रभाव राहु पर बहुत अच्छा है, और छठे घर के स्वामित्व शनि के पास है और राहु जैसे छठे घर में बैठे हैं, तो आपका ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से राहु का इम्पैक्ट आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा, यानी कि राहु पर जो शनिदेव का इम्पैक्ट है। अब चलते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु की 2 दृष्टियां होती हैं, एक उनकी 5वीं दृष्टि है 10वें घर पर, करियर का भाव है, करियर में एक्सपेंशन, आपके कर्मों में लाभ, कर्मों में प्रैक्टिकलिटी, विदेश जाना करियर में, इन सब में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। करियर में बड़े बदलाव लाने हैं, कंपटीशन से लाभ उठाना है। तो ये 10वें घर पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है। ना केवल करियर, ये कर्म का भाव है। आप देखेंगे आपके कर्मों में सफलता, कर्मों में प्रधानता, कर्मों में बदलाव, और एक ऐसा विल पावर आ जाएगा ना
कि आप अपने कई कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। राहु का एक प्रभाव आपके दूसरे भाव पर भी है, दृष्टि द्वारा, नवी दृष्टि। धन, बहुत तेज गति से धन, विदेश का धन हो, गुप्त धन हो, करियर में, क्योंकि ये पूरा 2-6-10 कनेक्ट हो गया, तो करियर में सडन ग्रोथ, और एक प्रकार से घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। बहुत चांसेस है कि, क्योंकि कुटुंब भाव है, अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, अगर आप सेटल डाउन होना चाहते थे तो सेटल डाउन भी हो सकते हैं। और विदेश में अपनी परिवार को लेके जाने का बहुत लोगों का सपना होता है कि ना मैं एक बार अपने परिवार को विदेश घुमा के लाऊं, तो वहाँ पे भी लाभ होगा। वाणी में एक अलग सा आपके आकर्षण रहेगा, वाक्य पटुता, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत आराम से आप लोगों को मैनिपुलेट और समझा लेंगे, अपनी बातों में घुमा लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। बहुत प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी ना और नॉलेज बढ़ने वाली है। करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कई बार बता ही चुका हूँ जब पॉजिटिव्स की चर्चा कर रहा था कि ये 2-6-10 एक्टिवेट हो रहा है, ये अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव अवश्य आपके करियर को बहुत तेज़ गुना से आगे, बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाएगा। विदेश संबंधित काम करते हैं, लाभ बहुत मिलेगा। विदेश संबंधित काम ढूंढ रहे हैं, विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि 10वें घर पर है और उनकी एक दृष्टि धन स्थान पे है, यानी कि प्रोग्रेस भी होगी, ग्रोथ भी मिलेगी और धन भी बढ़ेगा। और क्योंकि शनि का प्रभाव लेकर बैठे हैं जो सप्तम भाव में है, 10वें से 10वां, यानी कि प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पावर, अथॉरिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आपके ऊपर आएंगी। बहुत अच्छा योग है ये राहु का, इसका लाभ उठाइए। राहु का, ये मैंने शुरू ही इस टॉपिक को किया था कि छठा घर राहु का प्रियतम स्थान होता है, तो यहाँ पे क्योंकि करियर पर प्रभाव है, राहु एक्सपेंशन है, तो ये वो 1.5 साल है। मैं संयुक्त वीडियो बनाऊंगा ही, उसमें और भी चर्चा करूंगा, पर बृहस्पति भी है यहाँ पर, जुपिटर। कौन रोक सकता है आपको करियर में आगे बढ़ने से? आप खुद ही रोक सकते हैं, अगर और कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने प्रयास नहीं करे, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। ज्योतिष तो एक टाइम बता सकता है आपको कि भाई इस टाइम पे काम करो, मेहनत करो। हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी की कुंडली बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, दशांत, तो उनको बहुत तेज लाभ मिलेगा। अगर नेगेटिव दशांत चल रही है तो लाभ उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है, पर प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे। वो तो होता ही है कि अब क्योंकि सामान्य राशिफल सब पर लागू नहीं होते उस इंटेंसिटी से, पर अगर यहाँ पे समय अच्छा है तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सामान्य दशांतर है तब भी ग्रोथ होगी, बहुत नेगेटिव है तो मे भी स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन ये जो गोचर बन रहा है राहु बृहस्पति का, ये आगे बढ़ने के लिए ही आपके बना है, तो बहुत अच्छा है करियर के लिए। तो कौन सी फील्ड? एविएशन सेक्टर से हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हैं, हेल्थ इंडस्ट्री से हैं, सर्विस इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, सोशल मीडिया से हैं, इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं। अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होता है, आईटी सेक्टर से हैं, बायोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, इस फील्ड से पूरा जो मैं पेट्रोकेमिकल्स होता है, बहुत 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 चीज़ें हैं उसमें, बायोटेक हो गया, इन सारे एरियाज़ में आगे बढ़ने के लिए। इवन ऑनलाइन एजुकेशन, आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा एक एरिया है। इमिग्रेशन से आप जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली जिसमें इन्वेस्टमेंट आप करवाते हैं लोगों से, तो इन सारे एरियाज़ में है ना, तो बहुत लाभ मिलेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट से बच के रहेगा। अब छठे घर के राहु जो प्रत्यक्ष शत्रु है उनको तो खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ना अप्रत्यक्ष शत्रु बहुत होते हैं, जो आपके दोस्त है ना वही यहाँ पे आपके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो किसी पर भी कार्य क्षेत्र में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े बदलाव। सप्तम से 12वें में राहु, और जिनके डिस्पोजिटर, जिनके स्वामी शनि सप्तम में ही बैठे हैं, ये 2/12 का जो एक्सेस बन रहा है ना, ये बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव लाएगा। आपको अपने बिजनेस में नई मशीनरी लानी है, नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, विदेश से संबंधित कुछ चीज़ें आपको लानी है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि टाइम टू टाइम आपको बदलाव करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट बी स्टैग्नेटेड। ये वो टाइम है जब आपको स्टैग्नेशन से निकलना है, एक्सपैंड करना है। इवन अगर आपको बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस चालू करना है, 12वें घर में राहु है, 12वां मतलब सप्तम से 12वां, और सप्तम से 12वें के स्वामी जो है शनि, वो सप्तम में है। इससे बड़ा बदलाव का मौका नहीं मिलेगा। चेंज करना है, प्रोडक्ट चेंज करने हैं, बिजनेस की इमेज चेंज करनी है, बिजनेस की प्रोफाइल चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, गुडविल और बनानी है। पूरा कभी कभी होता है कि व्यक्ति किसी एक एरिया में आपका बिजनेस, फिर आप पूरा ही पिवट लेके अलग ही चीज़ों में चले जाते हैं।
वो सब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को टेक्निकली एडवांस करने के लिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के जो आपके मौके हैं, अगर आपके पास एक एज है, राहु क्या है, हटके है चीज़ें। अब बिजनेस में अगर आपके पास एक एज है कि आपका कोई एक यूनिक पॉइंट है, एक यूनिक फीचर है, एक एक्स फैक्टर है आपके पास, तो आप लोगों से हटकर अपना काम या अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। तो उस एक्स फैक्टर को ही राहु यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब सप्तम से 12वें में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कॉपीराइट का इशू था, दुनिया भर के जो बिजनेस करते हैं उनको पता है। कभी कभी लोग देखते हैं ना कि बिजनेस में बहुत पैसा, उनसे पूछिए कि जो बिजनेस करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि जॉब करी अपना, आ गए शाम को 7 बजे, उसके बाद घर फैमिली के साथ टाइम बिता दिया। जो बिजनेस करते हैं कभी कभी रात को 2 बजे उठ के भी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिजनेस तो 24/7 365 ये पूरा चलता रहता है। तो यहाँ पे कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे उनसे निकलने का मौका मिलेगा। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? रियल एस्टेट, सर्विस, आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज है, इवेंट मैनेजमेंट, डिटेक्टिव एजेंसी है आपकी, स्पेकुलेटिव मार्केट से जुड़ा कुछ एजेंसी है आपकी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो बहुत अच्छा है। इमिग्रेशन, विदेश लोग आपको लोगों को विदेश में भेजते हैं, वो दूसरे वीज़ाज पे हो, वर्क वीज़ाज पे हो, या इवन टूरिज्म, स्पेशली विदेश से संबंधित कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों को भेजते हैं घूमने के लिए। कई आजकल क्योंकि इंडियंस के पास पैसा बढ़ रहा है, आप देखें कई जगह पे इंडियंस घूमने जाते हैं। बहुत जगहों पे ऐसी कंट्रीज़ में कई ऐसी कंट्रीज़ में जिसमें लोग आज से शायद 12 साल पहले नहीं जाते थे। मैं पीछे एक बार प्रयास कर रहा था विदेश में कहीं घूमने जाने का, समय नहीं मिला, जा नहीं पाया। मेरा एक मन था कि मैं मैसेडोनिया आदि कभी जाऊं, तो मैंने देखा आज वहाँ पे भी आज से 10-15 साल पहले यूरोप में छोटी सी कंट्रीज़ हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज की डेट में वहाँ के भी पैकेजेस मिल रहे हैं जो आज से लास्ट टाइम किसी काम से मेरा एक बार जाने का प्लान बना था 2014 के आसपास, पर मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाया था, किसी कारण से रुकना पड़ गया था। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। आज की डेट में वहाँ पे हर जगह पे जाने का आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका विदेश संबंधित भेजने का वीज़ाज, वर्क वीज़ाज हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, या फिर घूमने के लिए, बहुत लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाले हैं। जुडिशरी सर्विसेज है आपकी, इवन मेडिकल या हेल्थ केयर, और हेल्थ में भी कहूँगा फिटनेस, इससे जुड़ा कुछ आपका काम है। प्रोटीन पाउडर्स है, सप्लीमेंट्स हैं, आजकल तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, हर हफ्ते हर महीने हेल्थ को लेकर नई चीज़ें आ जाती हैं। कितनी कारगर है नहीं वो अलग बात है, पर मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि यही चीज़ आपके जीवन को बदल देगी, और चलती भी है क्योंकि हेल्थ में लोग कई आजकल जो होते हैं वो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं चीज़ों को लेकर। तो इन सारे एरियाज़ में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। मिश्रित है, मैंने जैसे एक बार समझाया था कि जिन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, कास्ट अलग है, बैकग्राउंड अलग है, एज डिफरेंस है, कुछ लोगों का धर्म भी अलग अलग होता है, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि छठे घर के स्वामी शनि सप्तम में है, और वो शनि जो है वो पंचमेश भी हैं। तो अनकन्वेंशनल रिश्ते हैं, कभी कभी होता है कि अट्रैक्शन हुआ, अच्छे लगे, प्यार बड़ा, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, पर जब शादी की बात आती है फिर मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, कोई नाराज़ हो गया, कोई नाराज़ हो गया। अब ये उन अनकन्वेंशनल कपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाने के लिए। थोड़ा प्रयास करेंगे तो फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए मिश्रित सा है। पंचम से दूसरे में राहु आ गए तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, आप बोलेंगे कुछ, पार्टनर कुछ और समझेगा, और ये शनि का भाव है, और एक प्रकार से शनि सप्तम में है तो राहु पर भी इम्पैक्ट है। अब स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में रहते हुए शादी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, कई बार होता है कि आगे बढ़ ही नहीं पाते, कभी कोई बोलता है कि अभी नहीं, कभी कोई बोलता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, उन कपल्स के लिए तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ना फिर वो बोलेंगे अब बस, क्या तो बताओ करनी है कि नहीं करनी, नहीं करनी तो ख़त्म करो। होता भी है कभी कभी ना कि लेट्स से कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप 23-24 के थे, 5-6 साल चला रिलेशनशिप, दोनों 28-29 की तरफ चल रहे हैं। लड़की वालों के घरों को ज़्यादा, जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको ज़्यादा चिंता होती है कि भाई एक एज हो गई तो फिर रिश्ते आगे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बात नहीं चली तो यहाँ कई बार होता है इसी कारण से ब्रेकअप्स हो जाते हैं कि लड़का बोलता है कि नहीं मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, लड़की के घर वाले बोलते हैं कि नहीं हमें तो भाई इसी साल करनी है तो बताओ वरना हम कहीं और देखते हैं। तो ऐसा सिनेरियो अगर आता है तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। पंचम से छठे को देखेंगे, राहु यहाँ से बैठकर पंचम से
छठे भाव को देखेंगे। पंचम, ये पंचम भाव है, यहाँ से छठा बना जहाँ पर राहु की दृष्टि है। ये फालतू के स्ट्रगल्स दिखाता है, मतलब कि ना ऐसी बातों पर झगड़ेंगे जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऊपर से राहु वाणी के स्थान को भी देख रहे हैं, तो बताता है कि यहाँ से भी दिख रहा है कि पंचम से दूसरे पे और लग्न से दूसरे पे प्रभाव है। मेनली मिसकम्युनिकेशन इतनी बढ़ जाएगी ना, जो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो डायरेक्टली ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, छठे घर के राहु सप्तम से 12वें में है, अच्छा स्थान नहीं है। ऊपर से क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चलेंगी, चल रही होंगी। अभी राहु केतु छोड़कर गए हैं, राहु यहीं पे गोचर कर रहे थे, तो राहु ने रिलीफ दिया, तो शनि तो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके थे। अब शनि क्या है, छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, और मैंने कहा राहु पर छठे घर का शनि का प्रभाव भी है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनकी कुंडली ऑलरेडी बहुत ख़राब है वैवाहिक जीवन को लेकर, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आ रही भी होंगी। यही राशिफल का फ़ायदा होता है। मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि कन्या मीन के लिए प्रॉब्लम्स हैं। एक महिला से बात हो रही थी, यूएस में रहती, तो उन्होंने कहा मैं आपका राशिफल सुनती हूँ, मैंने 6 महीने से अपने हस्बैंड से झगड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मुझे पता, आपने जैसे बताया, तो वो कह रहे हैं उसका प्रभाव भी दिख रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि जैसे ही शनि का गोचर हुआ, तो उनका जिस दिन शनि का गोचर हुआ उस दिन हमारे बीच में झगड़ा होने वाला था, शायद एग्जैक्टली उसी दिन नहीं, बल्कि 2-3 दिन के अंदर, लेकिन मैंने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया। ये होता है राशिफल का फ़ायदा। कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग आते हैं, अरे करोड़ों लोग हैं, कैसे, हमें तो पता ही नहीं कि करोड़ों लोग हैं ना, हमें तो पता ही नहीं कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और वो किस प्रकार से सब पे नहीं बैठ सकता। राशिफल केवल गाइडेंस के लिए। एक सामान्य व्यक्ति कैसे ज्योतिष का फ़ायदा उठाए? क्या हर रोज़ आप जाके ज्योतिषी के पास उसकी फीस देंगे? नहीं दे सकता ना कोई भी इंसान, और कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, तो जो व्यक्ति ठीक ठाक कमाता है उसी के पास वही जा सकते हैं उनके पास, और वो भी क्या रोज़ जाएंगे क्या? राशिफल की फ़ायदा ये होता है कि आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है। राशिफल आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, तो ये फ़ायदा होता है कि हाँ हम बता रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो जो बुद्धिमान है उसको समझकर अपने आप को रोक लेता है। तो उस महिला ने बताया कि हाँ जैसे आप बता रहे थे, तो जिस दिन शनि का गोचर हो 29 तारीख को, उसके आसपास ही बहुत भयंकर झगड़ा होने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, तो अभी तक चीज़ें ठीक चल रही। यहाँ पे वो राहु का प्रभाव फिर से उन्हीं चीज़ों को लाएगा। अगर नहीं आप संभालते, नहीं पेशेंस रखते, बहुत जल्दी मैरिड लाइफ में चीज़ें डाइवोर्स की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि छठे घर का प्रभाव आ गया। और मैं हमेशा कहता हूँ छठा भाव वन ऑफ द मेजर रीज़न है डाइवोर्स का। क्यों? क्योंकि सप्तम से 12वां है और लीगल चीज़ों का स्थान है। लड़ाई तो होती है, कभी पत्नी चलेगी अपने मायके, कभी कोई कुछ हो गया, अलग रहना शुरू हो गया, फिर थोड़ा सा चीज़ें ठीक हुई। लीगल सेपरेशन इज़ द थिंग। डाइवोर्स वो कहाँ से आएगा? छठे भाव से आएगा, और कुछ ग्रह भी होते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इसका ध्यान रखना है। सप्तम से अष्टम पर भी राहु का प्रभाव है, तो ये अनिश्चितता क्रिएट करता है। सप्तम से पंचम पर राहु का प्रभाव है, सप्तम से चौथे पर राहु का प्रभाव है, तो इमोशंस और थॉट्स नहीं मिलेंगे, और इन-लॉज भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो ये जो मैरिड लाइफ है इसके लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा। विद्यार्थी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है। पंचम से दूसरे में राहु आ गए, वृद्धि ही वृद्धि, धन की वृद्धि, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, सबसे अच्छा है। पंचम से छठे पर राहु का प्रभाव है, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। राहु क्योंकि शनि का प्रभाव लेकर बैठे हैं, और शनि पंचमेश है, सप्तम में बैठे हैं। सप्तम भाव जो है वो शॉर्ट ट्रेवल्स दिखाता है विदेश में। तो अगर आप कोई छोटा मोटा कोर्स ढूंढ रहे थे 6 महीने का, 1 साल का, तो यहाँ पे राहु इनडायरेक्टली आपको अच्छा प्रभाव देंगे। और राहु क्योंकि धनस्थान को भी देख रहे हैं, जो पंचम से 10वां है, अगर आप विदेश में कोई इंटर्नशिप आदि देख रहे हैं, या इवन अगर आप जॉब प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में ही भले हो, तो बहुत अच्छा ऑफर को यहाँ पे आपको आ सकता है। और छठे घर के राहु, जैसे मैंने कहा, मंगल की तरह इम्पैक्ट देते हैं, तो कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट ये राहु आपको देने वाले हैं। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाना है आपको, बहुत शुभ है स्टूडेंट्स के लिए। नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। छठे घर के राहु कभी कभी ना माइंड को बहुत अनसेटल कर देते हैं, स्पेशली अगर
कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है तो ये प्रॉब्लम देगा। लैक ऑफ बेड प्लेजर्स, मैरिड लाइफ हो या कपल्स हो, उनके बीच में इंटीमेसी इशू आते हैं। अब इसमें राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, ये केतु जो 12वें घर में आते हैं ना, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर कपल हैं, मैरिड हैं, और अगर इंटीमेसी की प्रॉब्लम आती है तो दिक्कतें बढ़ती है। बहुत मेजर कॉज है ये, लोग बहुत इजीली लेते हैं। क्योंकि मैं कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो नॉर्मल लोगों को लगता है प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं लोगों से बात करता हूँ, ये बहुत मेजर कंसर्न है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं इंटीमेसी के मामले में, लेकिन हेल्थ कहिए, फिजिकल हेल्थ कहिए, मेंटल हेल्थ कहिए, उसके कारण इंटीमेसी के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और वो अंततः मैरिड लाइफ हो या कपल्स हो उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगला पॉइंट, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इनसे बहुत झगड़े होंगे, इनके कारण बहुत दिक्कतें मिलेंगी। अगला पॉइंट, वाहन में खराबी, ये थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है। छठे घर के राहु आप देख लीजिएगा, 18 महीने, हर 1.5-2 महीने में वाहन में कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहेगी। अगला पॉइंट, अपनों से कष्ट पहुंचता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना समझते थे, उनसे कष्ट मिलेगा। अगला पॉइंट, सरकारी कार्यों, लीगल कार्य पूर्ण होंगे लेकिन उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कोई केस चल रहा तो उसको आपको रफा दफा करने के चक्कर में बहुत पैसा देना पड़े। होता है, हमारे देश में आज भी होता है, पहले ही पैसे खिला दो तो चीज़ें हो जाती हैं, वरना वो भी कहते हैं खींच लो भैया, जाओ, चले जाओ कोर्ट में। तो होता है कि यहाँ पे अगर कुछ आपको ख़त्म करना है, बहुत चीज़ें होती हैं आज भी, ऐसा कहने को तो सब कुछ बहुत ऊपरी तौर पे बहुत अच्छा है, पर अभी भी आप अगर इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो बहुत पैसा आदि जाता है, बहुत लफड़े इनमें होते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए व्यक्ति सोचता है पैसा दे दो, ख़त्म करो, तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। मैरिड लाइफ में बहुत डिसबैलेंस रहेगा, मैं अभी उसको डिस्कस कर चुका हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ेगी। छठे भाव के राहु क्योंकि एम्बिशियस बनाते हैं तो वो ओवर थिंकिंग भी लेके आते हैं। आप बहुत हाइपोथेटिकल नेगेटिव सिचुएशन इमेजिन करना शुरू कर देंगे हर चीज़ में। ये भी स्पेशली उनके साथ होगा जिनके बुध और चंद्रमा बहुत पीड़ित है। एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ेगी। ओवर एम्बिशियस, मैंने थोड़ा सा टच किया था, ओवर एम्बिशियसनेस कभी कभी बहुत दिक्कत देती है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम देंगी। और आप बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे हर एरिया में, वो प्रॉब्लम देगा आपको। वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, पर्सनल लाइफ में स्पेशली, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है पर ज़्यादा पर्सनल लाइफ में है। और जैसा मैंने एक बार बताया था कि हिडन एनिमीज आपके बहुत प्रबल हो जाएंगे जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे, और दिखावे में बहुत खर्च करेंगे, और कुटुंब में जो आपका अपना इमीडिएट फैमिली है उसमें पैसों को लेकर और ईगो को लेकर बहुत झगड़े होंगे। इन सब पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। नेगेटिव पॉइंट बताने का तात्पर्य यह है कि आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें और जितना हो सके इनको अवॉइड करें। सेहत, क्या प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी? कमर में पीड़ा, ये राहु का सिग्निफिकेशन होता है। छठे घर के राहु, कमर के आसपास रेगुलर दर्द रहेगा। इंडाइजेशन, एसिडिटी बहुत रहेगी। लिवर, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ सकती है। ऑलरेडी लिवर ख़राब है, लिवर में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम बढ़ेंगी और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन बहुत बढ़ेगा। शरीर में गांठ पड़ सकती है। पेप्टिक अल्सर्स बहुत तंग करेंगे यहाँ पे। फूड एलर्जी, फूड इन्फेक्शंस, पेनक्रियाटिक इशू, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, मैं थोड़ा सा कमर में बताई दी, लेकिन स्पेसिफिकली लोअर बैक में प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। नर्वस सिस्टम, नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम, आइज इन्फेक्शन, ड्राई आइज, रेटिना की प्रॉब्लम, टीथ, दंत विकार, ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये भी आपको बहुत तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। 5 उपाय हैं, कब कब क्या क्या करना है बताता चलूँगा। जो विदेश में रहते हैं, कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप सब कुछ कर पाएंगे, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग विदेश में रहते हैं वो इंडिया में बोलकर इन उपायों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ का शॉर्टकट होता है। बहुत लोग बताते हैं आज के टाइम में उपायों के बारे में, उपायों के नाम पे बहुत कुछ, कई लोग बोलते हैं कि इसका कोई और शॉर्टकट बता दीजिए, ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको लगता है कि उपाय ये है कि हरे रंग से अपनी बॉडी पे कुछ लिख लिया, वो उपाय हैं, या पेप्सी कोला टॉयलेट में फ्लश कर दिया, ठीक है, फिर मैं कुछ उसके आगे कह नहीं सकता। अगर मैं कोई उपाय बता रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, तो वो उसी प्रकार से या तो करें या फिर नहीं करें, तो जितना संभव हो सकता है मंत्रादि जाप वो अपने घर में बैठ के करें। तो उपाय करने हैं तो मेरे हिसाब से श्रद्धापूर्ण कीजिए और पूरे तरीके से कीजिए। जो इंडिया में रहते हैं वो तो बहुत आराम से कर सकते हैं, नहीं रहते तो आप किसी को बोलकर अपने नाम पर ये उपाय कर सकते हैं।
5 उपाय। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर में 3 अमावस्या की रात को एक जटा वाला नारियल चढ़ाकर आना है, उस पर काले रंग का धागा, काजल का तिलक लगाना है, और जब वहाँ पे चढ़ा के आएँ तो दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करके आएगा। ये आपको 3 अमावस्या करना है, यानी कि करीबन 3 महीने चलेगा उपाय ये, क्योंकि महीने में 1 बार अमावस्या आती है। दूसरा, ये आपको 3 मंगलवार करना है। कार्तिक जी की पूजा करनी है। नॉर्थ इंडिया में कार्तिक जी के अलग से मंदिर नहीं मिलते, साउथ इंडिया में मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो पूरा शिव परिवार है वहाँ पे कार्तिक जी विराजमान होते ही हैं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें, पीले पुष्प अर्पण करें, हलवे का भोग लगाएं आटे का, और ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये 3 मंगलवार करना है। तीसरा उपाय, 1 अमावस्या करना है। काली मंदिर जाकर काली माता के 4 मुखी सरसों के तेल का दिया, जिसमें पीली सरसों, काली सरसों और 4 लौंग के दाने होने चाहिए, वहाँ पे केवल जलाकर अर्पण कर कर आ जाए, ना ही बैठना है ना ही कुछ करना है। चौथा उपाय, ओल्ड एज होम में, ये भी 1 बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। ओल्ड एज होम में कुछ दान करें, मेडिसिन कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। कभी कभी होता है आज की डेट में लोग नहीं एक्सेप्ट करते मेडिसिन, वो कहते हैं आप कैश दे दो, हम ले लेंगे अपने हिसाब से, तो वो भी कर सकते हैं। और 5वां उपाय, 4 पूर्णिमा करना है। महादेव का दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करना है। सफ़ेद रंग की पुष्प की माला अर्पण करनी है, और गुलाब के पुष्प अलग से अर्पण करने हैं, उनको भी हलवे और खीर का भोग लगाना है, और ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको उपाय 4 पूर्णिमा करनी है, तो 4 महीने चलेगा, क्योंकि महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है। कब से करना है? जब भी वीडियो देखें उसके अगली बार जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है तब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।